के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने आवास से पैदल मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी पैदल ही अपने मंत्रालय आते हैं, तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ई रिक्शा से विभाग पहुंचे। यानी पीएम मोदी की अपील का असर बिहार में जमीन पर अब नजर आता है। पैदल मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे सम्राट चौधरी। बिना गाड़ी के मंत्रालय आए मंत्री दीपक प्रकाश। शिक्षा मंत्री ने की ई रिक्शा की सवारी। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीर भर नहीं बल्कि असर है प्रधानमंत्री मोदी की अपील का। वैश्विक संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों से गाड़ी का कम इस्तेमाल करने, तेल बचाने, सोना की खरीदारी से बचने और सैर सपाटे के लिए विदेश यात्रा न करने की अपील की थी। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। पीएम ने खुद अपने काफिले में कटौती कर दिखाया था और अब उसका असर जमीन पर भी दिखने लगा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से निकलकर मुख्यमंत्री सचिवालय जाते हुए, और इस वक्त ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से एक दिन नो व्हीकल डे मनाने को कहा था। आज खुद अपने आवास से पैदल चलकर मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गए। सीएम सम्राट चौधरी की तरह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी बिना गाड़ी के ही विभाग पहुंचे। सभी लोग इसमें अपना योगदान दें, देश की निर्भरता आयात के ऊपर कम करने के लिए अपना योगदान दें। जबकि शिक्षा मंत्री ने गाड़ियों का काफिला छोड़ते हुए ई रिक्शा की सवारी कर डाली। और शिक्षा मंत्री होने के नाते हम इस ई रिक्शा का उपयोग किए हैं और बिहार वासियों को संदेश देने के लिए किया है कि जो आज हमारे सामने वैश्विक संकट है, हम अपने व्यवहार परिवर्तन से इस संकट से मुकाबला कर सकते। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के नेता पीएम मोदी की अपील पर सवाल उठाने से अब भी चूकना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी तो खुद ही अपने को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। आपको, हमको, सबको मना करते हैं विदेश दौरे पर जाने के लिए और खुद चले जा रहे हैं विदेश, तो क्या बोलूं। कहते हैं लीडर वो होता है जो जनता को दी हुई नसीहत पर पहले खुद अमल करता है। प्रधानमंत्री ने अपना काफिला छोटा कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने पैदल अपने विभाग पहुंचकर संदेश दे दिया। क्या आप सोच रहे हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक मोबाइल, एक नींबू और छोटी छोटी बातों पर हत्या। क्या हमारा समाज इतना संवेदनहीन हो गया है कि अब भीड़ ही कानून बनती जा रही है? समस्तीपुर में मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग की पीट कर हत्या। नालंदा में नींबू तोड़ने पर 12 साल के बच्चे की जान ले लेना और मुजफ्फरपुर में मुक बधिरों की पिटाई। आखिर समाज में इतनी नफरत और हिंसा क्यों बढ़ रही है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्या हो गया है हमारे समाज को? क्या हमारे सीने में धड़कने वाला दिल अब पत्थर का हो चुका है, या हम इंसानों की शक्ल में घूमते भेड़िए बन चुके हैं? इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इतना वहशीपन कि हमें सजा और हत्या में फर्क समझ ही नहीं आ रहा। जहां अब जिंदगी की कीमत एक नींबू और एक मोबाइल फोन से भी कम हो गई है। सबसे पहले शर्मसार करने वाली इन तस्वीरों को देख लीजिए। समस्तीपुर, जहां महज एक मोबाइल चोरी के आरोप में 16 साल के एक मासूम नाबालिग की बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी गई। नालंदा में महज एक नींबू तोड़ने के आरोप में 12 साल के बच्चे को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। और हैवानियत की तीसरी तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां मूक बधिरों को एक जल्लाद कर्मी ने मारा।
समस्तीपुर में सिर्फ मोबाइल चोरी के शक में 16 साल के एक नाबालिग को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। कोई सबूत भी नहीं था कि उसी बच्चे ने चोरी की। वो बच्चा चीखता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन मारने वालों के सिर पर इंसानियत नहीं, हैवानियत सवार थी। वो घर से लेके गए, हम लोग नहीं थे घर पे, काम करने के लिए हम लोग गए हुए थे। तो फिर उन्होंने मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाया उसके ऊपर। उसको पहले मारा, वहाँ मारा, फिर घर पे लेके आया। घर पे लेके आने के बाद पूरा हमारा घर में जितना कपड़ा था, ट्रंक विरंक, जो ताला विला सब तोड़ के चेक किए, कुछ को मोबाइल बरामद नहीं हुआ। तो फिर से लेके गया वो लोग, दारू पी के उसके बाद उसको मारा है, बेल्ट से मारा है, सरिये से मारा है। सुना आपने कितनी हैवानियत रही होगी। और यही नहीं, नालंदा में 12 साल का मासूम झगरू, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक नींबू तोड़ दिया था। एक नींबू जिसकी कीमत शायद 2-4 रुपये भी नहीं होगी, लेकिन उस मासूम की जान ले ली गई। उसे पीट पीट कर मार डाला गया। और ऐसी ही तस्वीरें मुजफ्फरपुर से, जहां मूक बधिरों की बेरहमी से पिटाई की जाती है। वो बच्चे जो बोल नहीं सकते, अपनी सफाई भी नहीं दे सकते, दर्द नहीं बयां कर सकते, लेकिन इन दरिंदों को क्या फर्क पड़ता है? उन्हें सिर्फ ताकत दिखानी है, डर फैलाना है और इंसानियत को कुचल डालना है। कानून को हाथ में लेने वाले जाहिलों को उन तड़पते बच्चों पर जरा भी तरस नहीं आया। वो रहम की भीख मांगते रहे और जल्लाद उन्हें पीटते रहे। ये तीनों घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाती, ये हमारे सामूहिक ज़मीर का जनाजा है। छोटी छोटी बातों पर शक के आधार पर किसी की जान ले लेना, यह किस बात का सूचक है कि हम चांद पर पहुंच रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच आदि मानवों से भी बदतर होती जा रही है, जहां लोग ही जज बन बैठे हैं और लोग ही कसाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरभंगा में शादी के लिए दूल्हे का सैंपल तो कुछ और दिखाया गया, लेकिन मंडप में ओरिजिनल कोई और ही पहुंच गया। राजस्थान से आई इस बारात में जब लड़की वालों ने दूल्हे की तस्वीर से चेहरा मिलाया तो सबके होश ही उड़ गए। इस पूरे फरेब की मास्टरमाइंड निकली एक महिला दलाल, जिसने महज 30,000 रुपए के कमीशन के लिए एक बेटी की जिंदगी का सौदा कर दिया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आपने ऑनलाइन शॉपिंग में तो सुना होगा कि दिखाया कुछ और भेज दिया कुछ और, लेकिन क्या कभी सोचा था कि आजकल शादियों में भी सैंपल कुछ और दिखाया जाता है और डिलीवरी किसी और की हो जाती है? जी हाँ, रिश्तों के इस कलयुगी बाजार में अब दूल्हे भी रिप्लेस होने लगे हैं। ऐसा ही सनसनीखेज मामला दरभंगा का है, जहां घर सज चुका था, बारात दरवाजे पर थी और लड़की वाले पलके बिछाए दूल्हे राजा का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सेहरा हटा और दूल्हे मियाँ का दीदार हुआ, लड़की वालों के होश उड़ गए। जो फोटो दिखाई गई थी वो तो किसी और की थी, और मंडप में जो सैंपल आकर बैठा था उसका चेहरा दूर दूर तक मैच नहीं खा रहा था। घर का है क्या करने आए हैं? कहाँ शादी लगा था? कौन करवा रहा था? इकरा जानती हो? मैं जानता हूँ, मेरे जीजू का भाई है, वो जानता है। अच्छा, अब जरा इस शादी की डील भी सुन लीजिए। इस पूरे खेल की स्क्रिप्ट लिखी थी एक मुस्लिम महिला दलाल इकरा ने, महज 30,000 रुपए के कमीशन के लिए इस महिला ने एक बेटी की पूरी जिंदगी का सौदा कर दिया। राजस्थान से इंपोर्ट करके एक ऐसा दूल्हा खड़ा कर दिया गया जिसका असली चेहरा सामने आते ही शादी का ये बिजनेस प्लान औंधे मुंह गिर गया और मंडप में हंगामा खड़ा हो गया। लड़की वाला बोलता है ये फोटो, मैं बोला ये फोटो हमारी नहीं है, वो दिखा रहे दूसरे, हमारे फोटो तो ये था। हमने बोला 9 तारीख को हमके पास शादी कौन करवा रहा था? और 20 वो खाना खर्चा कर लिए और कुछ नहीं। कितना लिया है? मेरे से 30,000 शादी करवाने के नाम पे। और इससे अभी कितना लिया है शादी करवाने? 30,000 लिया है। ये मान लिया जाए कि खरीद बिक्री किया जा रहा है लड़की का? 20,000 रुपया तो लड़की की माँ को दे दिया। हंसी मजाक से इतर इस घटना के पीछे छुपा दर्द बहुत गहरा है। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी जिसने पाई पाई जोड़कर बेटी की डोली उठाने की तैयारी की थी।
क्या कसूर था उस मासूम बेटी का जिसे चंद रुपयों के लालच में एक अजनबी और धोखेबाज के हवाले किया जा रहा था? ये सब साजिश थी उस दलाल महिला इकरा खातून की। पैसे के लालच में बेटी को बेचने की कोशिश, फोटो किसी और की दिखाई, दुल्हा किसी और को बना दी। यही नहीं, फेक दस्तावेज तैयार की, फर्जी दूल्हे की उम्र छिपाई और एक बेटी को राजस्थान में बेचने की तैयारी की। कितनी घटिया हरकत, कितना बड़ा धोखा। जब भंडाफोड़ हुआ, शादी रुकी और इस जालसाजी का शिकार होने से परिवार तो बच गया, लेकिन समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा जरूर लग गया। मामला पुलिस के पास है। इस सैंपल दिखाओ दूल्हा बदलो योजना के पीछे चल रहे पूरे रैकेट को खंगाला जा रहा है। राजस्थान से आए इस फर्जी दूल्हे और उस दलाल महिला को अब कानून का स्वाद चखना होगा, ताकि इन्हें समझ आए कि शादियां कोई ऑनलाइन सेल नहीं है, जहां आप किसी की भी जिंदगी से खिलवाड़ कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। पटना में गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। मुसल्लापुर हाट में गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों पर सब्जी काटने वाले चाकू से वार किया गया। इस वारदात को हॉस्टल के मालिक के बेटे ने ही अंजाम दिया। इस घटना के बाद से लड़कियों में खौफ और दहशत का माहौल है। पटना के मुसल्लापुर हाट की सकरी गलियों में ये वही गर्ल्स हॉस्टल है जहां छात्राओं की जान लेने की साजिश रची गई। सब्जी काटने वाले चाकू से लॉज में रहने वाली छात्राओं पर हमला किया गया। छोटी सी गली में हॉस्टल के इन कमरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब छात्राओं पर चाकुओं से वार किया गया होगा तो वो कितनी निहत्थी रही होंगी। डर, खौफ, दहशत का कैसा माहौल रहा होगा। मुसल्लापुर हाट के पास सीता चौधरी लॉज के मालिक नीरज कुमार के बेटे कृष पर लॉज में रहने वाली छात्राओं पर सब्जी काटने वाले चाकू से हमला करने का आरोप है। हमले में कई लड़कियां जख्मी हो गईं। चाकू से वार के बीच लड़कियां तो बच गईं, लेकिन इस घटना के बाद लड़कियों में खौफ कायम है। लड़कियां कैमरे पर बात करने से भी कतरा रही हैं। और ये हॉस्टल का वही कमरा है, ये देख सकते हैं, ये हॉस्टल है और इसी रूम में जो लड़कियां हैं वो रहती थी जिन पर चाकू से हमला हुआ है। और पिछले दिनों भी पटना में जो कई हॉस्टल हैं जहां पर संदिग्ध स्थिति में कुछ छात्राओं की मौत हुई थी, लगातार हम उस तस्वीर को दिखाते रहे, सवाल पूछते रहे कि आखिर उन बेटियों की सुरक्षा किसके हवाले है। घटना के बाद लॉज में सन्नाटा पसरा हुआ है। छात्राएं कैमरे के सामने आने से बच रही हैं। सभी घायल छात्राओं का इलाज पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है। पुलिस आरोपी क्रिस को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी युवक क्रिस है, उसे गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ हो रही है। दरअसल जो स्थानीय लोगों की जानकारी है उसके मुताबिक किराए को लेकर नीरज कुमार की पत्नी और छात्राओं में विवाद हो रहा था। क्रिस पहुंचा था और गुस्से में आकर जो छात्राओं के साथ चाकूबाजी की घटनाएं हुई। 3 से 4 छात्राएं थी, वो घायल हुई। और जो आरोपी युवक क्रिस है जिसने की ये घटना की, जिसने छात्राओं के साथ मारपीट किया, चाकूबाजी की, उस क्रिस को भी गिरफ्तार किया गया है। हमारी जो इकाई है वीकर सेक्शन, उसके स्तर से ये मॉनिटर हो रहा है और जो आप मसला बता रहे हैं वो संज्ञान में है और पटना पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। हम अगली बैठक में आपको जो इसकी उपलब्धियां होती हैं उसको अवगत कराएंगे। इस घटना ने प्रशासन और पुलिस की पोल खोलकर रख दी। हॉस्टल में छात्राओं पर जानलेवा हमले के बाद प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए। आखिर ऐसे लोगों में कानून का डर क्यों नहीं है? हॉस्टल में भी लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कैमूर में 4 सिरकटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। इस सीरियल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के भी इस वक्त पसीने छूट रहे हैं। अपराधियों ने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसके बाद हर कोई सहमा हुआ है। चार सिरकटी लाश, सीरियल मर्डर से सनसनी, सुलझेगी मर्डर मिस्ट्री। नदी में बहते 2 नीले रंग के सूटकेस, सूटकेस के भीतर सड़ी गली लाशें।
नहर के किनारे बोरे में बंद बॉडी के पार्ट्स। ये तस्वीरें आपको हिलाकर रख देंगी। कैमूर के दुर्गावती नदी के ऊपर पुल पर पुलिस की गाड़ियों का काफिला रुका है। नदी किनारे पुलिसकर्मियों की टीम तफ्तीश में जुटी है। कैमूर में 4 सिरकटी लाशों के मिलने के बाद पुलिस पूरी गुत्थी सुलझाने में जुटी है। पुलिस सबूत जुटाने में जुटी है, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना आसान नहीं है। दुर्गावती नदी किनारे मिले 2 सूटकेसों में सड़ी गली 2 लाश मिलने के बाद सबके होश उड़े हुए हैं। तो अभैदे नहर के किनारे बोरियों में शव बरामद होने के बाद पूरे इलाके में फिर से सनसनी फैली है। दोनों शवों के सिर गायब हैं। अपराधियों ने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है जिसके बाद हर कोई सहमा हुआ है। सूटकेस में शरीर के कटे हुए अंग और बोरे में बंद बॉडी के पार्ट्स, इस खौफनाक तस्वीर को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। पुलिस भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। अब पुलिस ने लाशों के बारे में जानकारी देने वालों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। वो अभी डिटेल आपको इन्वेस्टिगेशन सुराग नहीं पता चला सर, किस लिए कैसे क्यों? वो तो दीप सुराग रहता तो आप लोग को भी तो पता रहता। ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों ने सबको आप लोग के माध्यम से भी बोल दिया है कि किसी का कुछ इस तरह से कहीं पर भी पुलिस का साथ बना हुआ है। सूचना अगर देता है तो हम लोग जाकर उसको वेरीफाई भी करते। पुलिस के लिए असरदार बना हुआ है हत्या। अब देख रहे हैं इसको आगे हम लोग किस तरह से। उसके लिए एसपी कैमूर का अब प्राप्त हुआ है 50,000 के लिए इनाम की राशि। को जो भी इसमें सूचना देगा उसको राशि के लिए हम लोगों ने इसका आगे कार्रवाई की। कैमूर में 4 सिरकटी लाश मिलने के बाद दहशत का माहौल है। ये मामला सीरियल किलिंग का हो सकता है। पुलिस के लिए इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना आसान नहीं है। अंदेशा है कि नदी और नहर में मिले शवों का आपसी कनेक्शन हो सकता है। नदी और नहर में मिले डेड बॉडी के तार आपस में जुड़े हो सकते हैं और यह एक ही जघन्य हत्याकांड का हिस्सा भी हो सकते हैं। बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो कैमूर में पिछले 4 दिनों में 4 सिरकटी लाश मिलने पर बीएसपी विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को जमकर घेरा। कैमूर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। 4 दिनों के बाद भी शव की पहचान नहीं हो पाई और ना ही अपराधियों की कोई गिरफ्तारी ही, जिससे लोगों में आक्रोश है। वहीं बीएसपी विधायक सतीश कुमार ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। को रामगढ़ चौसा रोड मोहनिया चौसा रोड देतरा बाबा के पास नदी में सिर कटी 2 लाशें मिली और उसके 48 घंटे के बाद 2 और लाशें जो है नहर पे अभैदे गांव के पास नहर के किनारे मिली। 4 लाशें 4 दिनों के अंदर में रामगढ़ में लाशें मिली हैं और अब तक न ही कैमूर पुलिस द्वारा इन लाशों की शिनाख्त कर पाया है और न ही अपराधियों को पकड़ पाया है। सम्राट सरकार के 1 महीने पूरे हो गए और इन 1 महीने में सम्राट सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सम्राट सरकार के प्रमुख फैसले क्या क्या रहे, आइए समझते हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 15 अप्रैल 2026, आज से ठीक 1 महीने पहले की ये तस्वीरें आपको याद होगी। पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना और सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ली। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। और सरकार पूरी रफ्तार से अपना काम भी करने लगी। सरकार ने कई फैसले लिए जिसकी चर्चा लोगों के बीच हुई। अब 15 मई 2026 को बिहार की सम्राट सरकार के 1 महीने पूरे हुए। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि इन 1 महीने में वो क्या क्या प्रमुख फैसले रहे जो सम्राट सरकार ने लिए। सबसे पहला प्रमुख फैसला रहा सैटेलाइट टाउनशिप। इसके तहत बिहार के 10 जिलों में 11 सैटेलाइट टाउनशिप की रूपरेखा खींच दी गई है। इस टाउनशिप में प्लान्ड वे में कॉलोनी बसेगी। इससे शहरी दबाव में कमी आएगी।
दूसरा प्रमुख फैसला है पुलिस दीदी। इसका उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा बढ़ाना। इसके लिए कॉलेज और स्कूल के सामने पुलिस दीदी की तैनाती होगी। इन महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1500 स्कूटी खरीदने का फैसला किया गया। तीसरा अहम फैसला सहयोग की त्रिवेणी। इसके जरिए सरकार ने सहयोग हेल्पलाइन 1100, सहयोग पोर्टल, सहयोग.bihar.gov.in और पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाने का निर्णय लिया है। ये शिविर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को आयोजित होंगे। चौथा अहम फैसला है हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल। सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला स्कूलों और प्रत्येक प्रखंड के चयनित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। पांचवा अहम फैसला है निजी विद्यालयों की मनमानी पर नकेल। निजी स्कूलों को फीस की जानकारी को सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। मनमानी फी बढ़ोतरी और अनावश्यक शुल्क पर रोक लगाई जाएगी। छठा अहम फैसला है बिहारी संवेदकों को प्राथमिकता। अब से 50 करोड़ रुपए तक के कार्यों के ठेके बिहारियों को मिलेंगे। इससे राज्य के लोगों को काम के लिए अधिक मौके मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने बिहार लोक निर्माण संहिता में संशोधन किया है। और सातवां अहम फैसला है ई निबंधन व्यवस्था लागू करना, जिसमें जमीन और संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाने के साथ ही ई निबंधन सिस्टम को भी लागू किया गया है। इससे भ्रष्टाचार कम करने, पारदर्शिता लाने और समय बचाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर पटना से, जहां बिहार पुलिस ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वैशाली समेत 5 जिलों में ग्रामीण एसपी की तैनाती का बड़ा फैसला लिया। एडीजी पुलिस मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया कि ग्रामीण एसपी को अनुसंधान, कानून व्यवस्था और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का अधिकार होगा। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने कहा कि पिछले 4 महीनों में 70,624 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। दूसरी तरफ ईओयू साइबर यूनिट के आईजी रंजीत मिश्रा ने खुलासा किया कि बिहार में 199 करोड़ की साइबर ठगी हुई, जिसमें कई बैंक कर्मियों की संलिप्तता की जांच जारी है। शासन में अगर निलंबन की आवश्यकता होगी, कोई ऐसे मामले होंगे तो निलंबन दर्ज करने का उनको अधिकार होगा। इसके अलावा पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक और अन्य जो कनीय पदाधिकारी हैं उनके विभागीय कार्रवाई का वो आदेश दे सकते हैं। जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक कांडों का त्वरित विचारण कराते हुए दोषसिद्ध अपराधकर्मी की संख्या मैं आपसे बताना चाहता हूं। फांसी 2 मामलों में 2 अभियुक्तों को सिक्योर की गई है। उसी तरीके से आजीवन कारावास 453 अभियुक्तों को, 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक सजा 8,284 अभियुक्तों को दोष सिद्धि कराई गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक हमारा प्रोमिनेंट साइबर क्राइम के रिपोर्टिंग का एक माध्यम है। पोर्टल के अतिरिक्त एक 1930 कॉल सेंटर है, जिसमें कि जिसके माध्यम से से ज़्यादा हमारे यहाँ केसेस आते हैं। तो फरवरी के महीने में हम लोगों ने जो एग्जिस्टिंग 1930 का कॉल सेंटर था, उसमें हम लोगों ने IVRS सिस्टम को इंस्टॉल करवाया था, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसके कारण जो हमारा पर डे का कॉल था वो 5500 से बढ़कर, औसतन 5500 से बढ़कर 8100 प्रतिदिन हो गया, जो कि 46% की वृद्धि थी। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां जेडीयू दफ्तर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अचानक से जेडीयू दफ्तर जैसे ही वो पहुंचे, यहां पर हलचल तेज हो गई। नेताओं से बातचीत कर हालांकि वो तुरंत जेडीयू दफ्तर से निकल चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त और इस दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप देख रहे होंगे जेडीयू दफ्तर में। अचानक से उनकी मौजूदगी के बाद यहां पर सभी एक्टिव मोड में नजर आने लगे। हालांकि वो थोड़ी देर के लिए वहां पर रुके, नेताओं से उन्होंने बातचीत की और इसके बाद यहां से तुरंत वापस निकल गए। खबर समस्तीपुर से, जहां पटोरी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया है। रेलवे लाइन पार कर रही
3 महिलाएं और एक बच्ची अचानक से चलती ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बची हैं। दरअसल प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के आगे से 9 लोग पटरी पार कर रहे थे और तभी अचानक से ट्रेन चल पड़ी। 5 लोग सुरक्षित निकल गए जबकि 4 लोग बीच में ही फंस जाते हैं। जान बचाने के लिए सभी पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच देखिए किस तरीके से लेटे हुए नजर आ रहे हैं। हादसे में 3 महिलाएं घायल हुई हैं और सभी घायलों को अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाया गया। ये तस्वीर आपको परेशान कर देगी क्योंकि अचानक से ये ट्रेन जो है वो यहां से निकल जाती है। जो लोग इस पटरी को पार कर रहे थे वो इसकी चपेट में आते हैं और देखिए ये महिलाएं जो हैं वो जख्मी हुई हैं इस घटना में, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया इलाज के लिए। तो ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है और बार बार आपसे न्यूज़ 18 भी अपील करता है अपनी जान के साथ खिलवाड़ न करें, इन पटरियों को पार न करें, ओवरब्रिज का इस्तेमाल करें। प्लेटफॉर्म से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान पर कितनी भारी पड़ सकती है, इन हादसों से सबक लेने की जरूरत है। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे में केमिस्ट्री का यह लेक्चरर बताया जाता है पीवी कुलकर्णी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पीवी कुलकर्णी के प्रश्न पत्रों तक पहुंचती जो ये जानकारी इस वक्त सामने आती हुई एनटीए परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। पीवी कुलकर्णी लातूर में कोचिंग सेंटर भी ये शख्स चला रहा था। कुलकर्णी ने कोचिंग सेंटर में सवालों के जवाब लिखवाए। कुलकर्णी ने यह भी कहा कि सवाल हूबहू नीट परीक्षा में आए थे। नीट पेपर लीक केस में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और एक बड़ी कामयाबी पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी को माना जा रहा है। तारीख 16 मई को पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुहागिन महिलाएं वट सावित्री की पूजा अर्चना करेंगी। ये व्रत रखने के साथ बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं महिलाएं। और इसे लेकर पटना में ज्योतिषा आचार्य ओम तिवारी से न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने बातचीत की। सुहागिन महिलाओं के लिए एक ऐसा दिन जिसका वो इंतजार करती हैं, क्योंकि वो अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस बार वट सावित्री का त्योहार 16 मई को मनाया जा रहा है। इस दिन क्या कुछ विशेष करें, पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, वट सावित्री सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष दिन होता है। वट सावित्री के दिन क्या कुछ खास करें ताकि पति की उम्र लंबी हो? देखिए, वट सावित्री जो व्रत है अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। इसी दिन हमें वट वृक्ष के नीचे बांस के पत्ते पर सप्तधान्य रख करके पूजा करनी चाहिए। इसमें एक धर्म शास्त्र के अनुसार एक कथा है कि एक सत्यवान राजा थे जिनकी मृत्यु हो जाती थी और उनकी पत्नी सावित्री मृत्यु होने के बाद यह कठिन व्रत करती है और व्रत के प्रभाव से वो अपने पति को जीवित करती है और उसके बाद से अपने सास ससुर जो उनके अंधे थे उनका भी वो आंख वापस लागती है। वह राजा मद्रेश के राजा थे। एक महत्वपूर्ण सवाल, कई ऐसी सुहागिन महिलाएं होती हैं जो पहली बार वट सावित्री का व्रत करती हैं, ज्यादा विधि विधान उन्हें पता नहीं होता, तो ऐसे में वो क्या कुछ करें? देखिए, ऐसे में उन्हें करना चाहिए क्या कि एक बांस का पत्ता लेना है, उस पर सप्तधान यानी सत अनजा जिसे कहा जाता है वह रख करके पंचोपचार विधि से वट की पूजा करनी है और कलावे से वट वृक्ष का परिक्रमा करते हुए विषम संख्या में यथाशक्ति परिक्रमा करना है, व्रत करना है और वट सावित्री व्रत कथा श्रवण करके और आरती आदि करके और भगवान से अपने पति की लंबी आयु, अपने परिवार की सर्व कामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करना है। वट सावित्री का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है और बहुत खास होता है। अपने पति के लिए औरत व्रत रहती हैं। मतलब पहले से सोचा था कि शादी होगी तो वट सावित्री व्रत करूंगी, कुछ विशेष श्रृंगार उस दिन करती हैं? हाँ, उस दिन बहुत विशेष, मतलब जब भी पूजा किया जाता है तो भव्य अच्छे तरीके से सुंदर तैयार, मतलब खूब अच्छे तरीके से सुंदर तैयार हो जाया जाता है, फिर उसके बाद पूजा किया जाता है, उससे फल भी बहुत जल्दी मिलता है। इस पूजा को विधि विधान के साथ करती हैं और खास तौर पर जिनकी नई नई शादी हुई है वो भी विधि विधान के साथ अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत और पूजन इस बार 16 मई को वो करती हुई नजर आएंगी।
कैमरा